हाँ जी, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं भाई साहब? हाँ जी, राम 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 राठौड़ साहब, राम राम खम्मा गढ़ी। कैफ साहब बढ़िया है भन्नाट। अच्छा अच्छा, तो करीब करीब 10 मिनट हो गए हैं साथियों। ब्रेक मिल गया होगा शायद आपको। 11:55 हो चुका है। एकदम रिफ्रेश्ड। तो वादा अनुसार साथियों, आज अपन कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। प्रॉमिस पहले कर चुका था, छोड़ो। आज अपन जो है वो डाउट डाउट खेलेंगे। और एक मेरे कानों तक खबर पहुंची कि एंगल ऑफ रोटेशन शायद कुछ बालक बालिकाएं पढ़ना चाहते थे या जानना चाहते थे, ऐसा मेरे कानों तक ये बात पहुंची है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हमारे पास वक्त है और वो एंगल ऑफ रोटेशन ऑप्टिकल प्यूरिटी वाली चीज को ही थोड़ा सा देख लिया जाए। क्या बोलता है? कर दे शुरू एंगल ऑफ रोटेशन वाली बातें। ठीक है। हालांकि मैंने आपको जैसा ग्रुप में पहले भी बताया कि हाँ, टॉपिक सिलेबस में है जेई के में, बट पिछले सारे सालों के इतिहास को अगर जेई को खंगाला जाए तो आज तक जेई ने सिंगल टाइम भी, नॉट इवन ए सिंगल टाइम, ना जेई मेंस ना जेई एडवांस ने इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछा है। बट हाँ, एलएन की सीट में है इस पे सवाल, एक्सरसाइज 1 में भी है, 3 में भी है। तो इसलिए हम टॉपिक पढ़ाते हैं और जेई के सिलेबस में मेंशन है इसलिए पढ़ाते हैं। बट आइडिया मैंने आपको दे दिया, बाकी समझदार को इशारा काफी है। और ये सुनने में आया शायद फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं इसका टर्म इस्तेमाल हो रहा था, ऐसा कुछ था क्या फिजिकल केमिस्ट्री में? सर ने बोला तो था, सृष्टि जी को बोल रहे बोला तो था। तो मुझे लगता है अगर ऐसा हो, अगर आपको कहीं लग रहा है सर परेशानी हो रही है, पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है, बट अपन गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। आज अपने पास वक्त है तो पढ़ ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो सबके पास परफेक्ट आ रहा है क्या? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक आधों ने लो बोला है, तो इतने लोगों का क्लियर आता है तो साथियों फिर मेरी साइड से तो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि 5-10 लोग की साइड से नो आ जाता है तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ उस बात को। बट वो 1 या 2 ही थे, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, ऑल परफेक्ट। और पेज को रिफ्रेश करने वाली चीजें नहीं चाहिए आपको। ओके 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 ओके, ठीक ठीक। तो 1 या 2 का जिनका भी आया था वो प्लीज अपना ठीक कर लीजिएगा, इंटरनेट कनेक्शन। चलो भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। ये फोटो आपको कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? ऐसा फोटो तो कहीं देखा है क्या कि इस फोटो से शुरुआत कर दूं? फोटो ऐसा होता है कि साथियों एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हाँ, सृष्टि जी ने बता दिया है, प्लेन पोलराइज लाइट वाली बातें होती हैं। एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए वो ए है। उस ए को पकड़िए और उसका घोल बनाइए और पॉलीमीटर ट्यूब में डाल दीजिएगा। और पॉलीमीटर ट्यूब में डालने के बाद जो है, और हम पता करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ये लेबोरेटरी का मेथड है एक्चुअली। थियोरेटिकली पेन और पेपर में तो अपन पीयूएस यूएस से देख लेते हैं, पीयूएस यूएस नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेबोरेटरी में अपन कैसे देखते हैं कि उसका घोल बनाते हैं पॉलीमीटर ट्यूब में। ये जो ट्यूब दिखाया गया है उसको पॉलीमीटर ट्यूब कहा जाता है। पॉलीमीटर ट्यूब में डालते हैं और उसके बाद जो है वो अपन पीपीएल को पास करते हैं। तो अगर इस कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा दिया होता है, रोटेट कर दिया होता है, आउटपुट में ऑब्जर्व करते रहते हैं हम लोग, अपनी आंख यहाँ लगा देते हैं। लेबोरेटरी में हमारे पास एपरेटस होता है एक्चुअली। तो चौधरी ने अपनी आंख यहाँ पर लगाई है, ये आंख ठीक से बढ़ाते हैं और इधर से एपरेटस से अपन देखते हैं कि भाई ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में लाइट घुमा या नहीं हुआ। अगर वो रोटेट हो जाता है, चाहे क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन बोलते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और मान लीजिए वो रोटेशन शो ही नहीं करता है तो अपन कहते हैं कंपाउंड ने लाइट को नहीं घुमाया, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उस का पर्टिकुलर नाम अपन दे देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो अपन उसको नाम दे देते हैं लीवो रोटेटरी। और नहीं घुमाता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसा यूं समझ लीजिएगा कि लेमडा और टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और लेमडा मतलब आपने कौन सा लाइट सोर्स यूज किया है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका लाइट कितना घुमा या नहीं घुमा है। बट हालांकि बाद में साइंटिस्ट लोगों ने इसे फिक्स कर दिया कि भाई साहब, आप चाहे राजस्थान के डेजर्ट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या अंटार्कटिका के बर्फानी पहाड़ों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पहले आप अपने रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेट कर लीजिएगा और फिर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कीजिएगा। मतलब टेम्परेचर फिक्स करके ही एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करना है। वरना पता चला कि कोई वहां बाड़मेर में बैठा है पाकिस्तान बॉर्डर पे और उधर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आग चल रही है, और कोई बर्फानी पहाड़ों में कर रहा है, वहां ठंड में सुलड़ गया है, तो उन्होंने बोला कि
टेम्परेचर को पहले पूरी दुनिया में 25 डिग्री सेल्सियस लगा ले, मतलब बर्फों में कर रहा है तो आग जला के 25 डिग्री मेंटेन कर, और कोई इधर डेजर्ट में है तो पहले ठंडा कर माहौल को 25 डिग्री लेके आप फिर एक्सपेरिमेंट करना। लैम्डा उन्होंने बोला कि भाई अलग अलग वेवलेंथ नहीं लेनी है, आप जो लाइट सोर्स ले रहे हैं पूरी दुनिया को सोडियम लैंप का इस्तेमाल करना है, तो वेवलेंथ भी उन्होंने फिक्स कर दी। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप मॉलिक्यूल ए की कंसंट्रेशन जो होती है उसको अगर बदलते हैं तो जो पीपीएल इधर से आ रही है उसका उसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा घूमेगी। मतलब इसको देसी में ऐसा समझिए कि चौधरी पीपीएल है, मैं पीपीएल हूँ और मुझे इस कमरे से गुजरना है, और इस कमरे में पहले 100 बालक बालिकाएं थी, और जब मैं इसे गुजर रहा था तो इस बालक बालिकाओं के बीच से गुजरते हुए जब आगे बढ़ रहा तो आजू से कोणी बाजू से कोणी कोणी पड़ती है तो चौधरी रोटेट हो जाता, मैं पीपीएल हूँ, जब मैं घूमूंगा तो थीटा एंगल पे डेविएट हो गया। मान लीजिए इसी कमरे में अब 500 बालक बालिका, माहौल पांडाल एकदम खचाखच है, चौधरी फिर से इनके बीच से चीरता हुआ आगे बढ़ रहा, बता कोणी कम पड़ेंगी या ज्यादा पड़ेगी रहा, अरे कोणियां कम पड़ेंगी या ज्यादा पड़ेंगी, जनता ज्यादा पड़ेंगी, जितनी ज्यादा जनता होगी उतने ज्यादा धक्का मुक्की। चौधरी बोले तो पहले 30 डिग्री पे डेविएट हो रहा था, इस बार चौधरी सुलट के पता नहीं 50-100 पे बाहर क्लियर हो जाएगा, समझ आ रहा है। यानी कि कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी है, जो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है वो कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो आपका एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एक चौथा फैक्टर ये भी है कि ये जो ट्यूब की लेंथ अगर आपने बढ़ा दी, यूं समझिए पहले छोटा कमरा था, मैं 20 मीटर तक ही धक्के खा रहा था जनता के, एक बार कमरा ले लिया 100 मीटर का, तो अगर लंबाई बढ़ा दी तो धक्के भी ज्यादा खाऊंगा तो डेविएट भी तो ज्यादा होगा भाई साहब। यानी कि अगर आपने इस पॉलीमीटर ट्यूब की लेंथ भी बढ़ा दी है तब भी आपका एंगल ऑफ रोटेशन क्लियर आपका बदलेगा और वो बढ़ेगा। तो सी और एल दो फैक्टर ये है मजे मजे में सुलटा दिया है। तो इन दो फैक्टर पे भी आपका एंगल ऑफ रोटेशन बदलता है। बाकी दो फैक्टर लैम्डा और टेम्परेचर भी थे, इन पे बदलता था लेकिन उनको फिक्स कर दिया गया है। तो ये जो बाहर आप आंख लगा के जो थीटा देखते हैं लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करते हैं उसका टेक्निकल नाम होता है थीटा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। उसे थीटा या अल्फा से इंडिकेट करते हैं, अल्फा इसको अल्फा ऑब्जर्व्ड ऐसा भी मार्क कर दिया जाता है, दोनों एक ही बात है साथी। ठीक है, सी बोले तो कंसंट्रेशन और एल बोले तो लेंथ। सी कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है और एल जो है वो लेंथ ऑफ पॉलीमीटर ठीक है जी। तो इन फैक्टर को कर लिया। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन लिया 1 ग्राम पर एमएल, 1 ग्राम पर एमएल, मार्क माय वर्ड्स, कंसंट्रेशन लिया 1 ग्राम पर एमएल और लेंथ जो है वो 1 डेसीमीटर। दोबारा बोलता हूं, कंसंट्रेशन अगर 1 ग्राम पर एमएल, सिर्फ 1 ग्राम पर एमएल लिया हो और लेंथ 1 डेसीमीटर लिया हो, तब जो थीटा बाहर ऑब्जर्व होता है आपको उसको एक अलग नाम दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का एक डेफिनेशन हो गया। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, इट इज डिफाइंड एट कंसंट्रेशन एट 1 ग्राम पर एमएल एंड लेंथ इक्वल टू 1 डेसीमीटर। यानी कंसंट्रेशन 1 ग्राम और लेंथ 1 डेसीमीटर लेते हैं, जब तो थीटा मिलता है दैट इज कॉल्ड थीटा स्पेसिफिक और स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। समझ आ गया जी? इतनी बात समझ आई तो मैं कदम आगे बढ़ाऊं क्या? ठीक है, ठीक है। तो अब यूं समझिए, अगर आपने एक कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एमएल लिया और लेंथ 1 डेसीमीटर लिया, तब आपको कुछ थीटा मिल रहा है जिसको आपने थीटा स्पेसिफिक बोल दिया है। अगर मैं वो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन के साथ साथ कंसंट्रेशन और लेंथ वेरी करता रहूं, तो क्या आपको एहसास हो रहा है कि अब आपका अलग अलग थीटा मिलता हुआ नजर आएगा? हाँ कि नहीं? अगर मैं थीटा स्पेसिफिक को मल्टीप्लाई कर दूं कंसंट्रेशन और लेंथ से, यानी कंसंट्रेशन वेरी कर रहा हूं, लेंथ वेरी कर रहा हूं, तो थीटा स्पेसिफिक तो 1 ग्राम पर एमएल और 1 डेसीमीटर पे डिफाइन हुआ था, इनके साथ अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करता रहता हूं तो आपको अलग अलग थीटा मिलता रहेगा, जिसको हमने नाम दे दिया थीटा ऑब्जर्व। एक अच्छा सा छोटा सा चुन्नू सा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, थीटा ऑब्जर्व इक्वल टू थीटा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। ध्यान दे, सी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल, ये यूनिट का ध्यान रखना, और एल जो होती है वो लेंथ होती है इन डेसीमीटर। अब चुन्नू मुन्नू सवाल पूछ लेता, कैसे पूछता है? ये फॉर्मूला बेस, बोले तो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, थीटा स्पेसिफिक पूछ लेगा, कभी कंसंट्रेशन पूछ लेगा। मतलब 4 चीजें हैं, 3 छुपा लेगा, 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा। ऐसी सी बात हो गई है। ऋतिक राज साहब, बात समझ आ गई होगी आपको कि थीटा स्पेसिफिक क्या होता है? 1 ग्राम पर एमएल और लेंथ 1 डेसीमीटर पे डिफाइन होता है। इसको कंसंट्रेशन और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो अलग अलग थीटा आपको मिलता रहता है। ये एक फॉर्मूला है।
ये मैंने नहीं बनाया है, मैंने तो फॉर्मूले को देखने का नजरिया दिखा दिया है। फॉर्मूला आ गया, चुन्नू मुन्नू सवाल कर लेते हैं। ये लीजिए पहला सवाल है। सवाल बोल रहा है थीटा स्पेसिफिक प्लस 5 डिग्री, कंसंट्रेशन ये, लेंथ ये, बताइए थीटा ऑब्जर्व कितना है। तो छोटे मोटे सवाल है साथियों, इन सवालों में कोई दम नहीं है। थीटा ऑब्जर्व इक्वल टू थीटा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। बस ध्यान जो रखना है सवाल में कि भाई साहब लेंथ जो लेनी है वो मुझे ये बताइए कि सेंटीमीटर में लेना है या डेसीमीटर। अनूप साक्या साहब गलती कर दिए हैं, सेंटीमीटर या डेसीमीटर। डेसीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो इसको 1 लिखना। और बाकी कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में है, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। ध्यान रखिए प्लस साइन है, प्लस साइन फिर से इंडिकेट करता है कि लाइट किधर घुमा रहा है। प्लस साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लाइट क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो प्लस साइन को आप क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं और टेक्निकली हिसाब से डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कह सकते हैं। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो प्लस साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, तो इतनी बात समझ आ जाती है। चलिए एक आधे सवाल और कर लेते हैं। मतलब अब मोटा मोटा जो मैंने पढ़ाया है ना अब तक आपको इस पेज में जो भी सिखाया है ना, वो कोरी मोरी कहानियां सिखाई है। सच बोलो तो इसमें एक काम की चीज है, ये डब्बे में बना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तेरे को पता है कि थीटा ऑब्जेक्ट थीटा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेंथ, चुनमुन सवाल आएगा खट्टे से कर देगा। बाकी तो एक भूमिका बनाई थी, वैसा वैसा ऐसा होता है जो तेरी आत्मा तरफ हो चुकी है। चल एक आधे और कर लेते हैं, बस गुणा भागी तो करना है ये। तो वो अड़के हैं भाई, अड़के हैं। मतलब इतने दिन तक तो जो भाई भाई सोच रहा था उतना है नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं। मस्त। अरे चंद्र तू किधर चला गया भाई। हाँ आ गया। अगला सवाल देख, अगले में इस बार अल्फा ऑब्जेक्ट दे दिया है, कंसंट्रेशन दे दिया, लेंथ दे दिया, अल्फा स्पेसिफिक पूछ के। अल्फा या थीटा एक ही बात है। फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा ऑब्जेक्ट इक्वल टू अल्फा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। हाँ कई बार क्या होता है कि गलत समझ गया। हाँ जी, कई बार क्या होता है कि बॉक्स लगा के लेमडा और टी इसके कदमों में और चोटी पे पहुंचा देते हैं। एक्चुअली उनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि लेमडा और टी कांस्टेंट है। इसको पावर मत समझ लेना, ये पावर में टी नहीं है, लेमडा और टी दे आर कांस्टेंट। ठीक है, बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, कभी ऐसा देखने को मिल जाए तो बुरा मत मान जाना। बाकी फॉर्मूला पता है, अल्फा ऑब्जेक्ट -70, अल्फा स्पेसिफिक पूछा है, कंसंट्रेशन किस में लेना तेरे, ग्राम पर एमएल, 700 ग्राम 1000 एमएल, लेंथ 10 डेसीमीटर। फॉर्मूला गुणा भाग कर ले और अल्फा स्पेसिफिक गुणा भाग करने के बाद -10 डिग्री आ जाएगा। -10 डिग्री मतलब बता रहा है डेक्स्ट्रो या लीवो। अरे डेक्स्ट्रो या लीवो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, सवाल का दर्जा मान लो बढ़ाना हो। हालांकि इतना बढ़ाएगा नहीं, बट फिर भी अगर पढ़ ही रहे तो थोड़ा उपले दर्जे का ही खेलते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो फोटो है उसका अल्फा स्पेसिफिक 20 डिग्री है, तो बताइए इस फोटो का अल्फा स्पेसिफिक कितना होगा। सवाल दे दिया। अभिषेक कुमार साहब बोले सर डेक्स्ट्रो होगा, ये लीवो होगा, ये कैसे पता करेंगे। अभिषेक साहब अगर आपका साइन माइनस आ जाता है दैट मींस दैट इज ए लीवो, और साइन अगर प्लस आ जाता है दैट मींस दैट इज ए डेक्स्ट्रो। ये डेक्स्ट्रो लीवो मैं नहीं पता करता, लेबोरेटरी पता करती है। एक्चुअली अगर क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आता है लेबोरेटरी में तो आप उसे डेक्स्ट्रो कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आप उसे लीवो कहते हैं। अभिषेक साहब यस बोल दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। अभिषेक कुमार साहब आपका यस आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल अब आ चुका है, ठीक है। तो सवाल देखना, सवाल पूछ लिया कि भाई साहब ये एक फोटो दिया, उसका अल्फा स्पेसिफिक 20 डिग्री दे दिया, और अब पूछा ये जो फोटो है उसका अल्फा स्पेसिफिक कितना है। सॉल्यूशन मत देखना, ये जो तबाही में चाहिए उसको मत देखना, पहले सवाल तो देख कि भाई साहब इसका अल्फा स्पेसिफिक 20 है, तो बताइए इसका अल्फा स्पेसिफिक कितना है। अल्फा स्पेसिफिक क्वेश्चन मार्क दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो पहले इसका फिशर डायग्राम बनाया, तो इस फोटो का फिशर डायग्राम ऐसा बन गया है। वो शायद आपको पता होगा कैसे फिशर डायग्राम बनाना है, और ये फिशर ऑलरेडी गिवन है। दोनों को देखता हूँ, टुकुर देखा तो इनेंशियोमर निकल के आया। इनेंशियोमर से तो ये प्रॉपर्टी में पता क्या है, अगर इनेंशियोमर्स होते हैं तो अगर ये लाइट को 20 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये भी लाइट को 20 डिग्री घुमाएगा, लेकिन अगर ये प्लस साइन के साथ क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये बस इतना सा फर्क है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी ये प्लस 20 है तो ये -20 हो जाएगा। अगला वाला बोल रहा है कि ये बता दीजिए अगला वाला कितना घुमाएगा। तो मैं बोलूंगा ये फोटो तो सेम ही है, ये तो सेम ही है, यानी ये 20 घुमा रहा है तो ये भी 20 ही घुमाएगा, हाँ कि ना। अगला पूछ लिया कि भाई साहब ये वाला जो है जिसमें दोनों सेम साइड है ये 20 घुमा रहा है, तो इससे अगला वाला ये कितना घुमाएगा। तो पता चलता है कि इसको और इसमें क्या रिश्ता है। तो हाँ ये तो पता है कि भाई साहब इसमें पीओएस और सीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव तो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पीओएस सीओएस नहीं है। ध्रुव गुप्ता साहब ये पीओएस सीओएस नहीं है,
देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा काट दूंगा ना, ऊपर CH है नीचे CH3 है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ना POS है ना COS है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो लाइट को घुमाएगा तो जरूर, लाइट को किसी न किसी एंगल पे घुमाएगा तो जरूर। कितना घुमाएगा कैसे पता करूं? ना इसका मिरर इमेज है, ना ये आइडेंटिकल है, इनफैक्ट ये तो डायस्टीरियोमर्स है। डायस्टीरियोमर्स है तो साथियों फिर कुछ भी नहीं बता सकते। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कैन नॉट से डाटा इज इनसफिशिएंट, डाटा इज इनसफिशिएंट। मतलब इस डाटा से इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन से मिला ही नहीं। डायस्टीरियोमर पे तो डायरेक्टली तो कमेंट कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है जी। सुशांत साहब बोल रहे सर सी वाले को स्लाइस कट काट दो ना। सुशांत सटिया गया है। सुशांत ये जो बनाया है ना सी वाला फोटो, ये फिशर डायग्राम है। और जो चौधरी के साथ पढ़ गया है ना, वो इस फिशर में घोड़े पे बैठ गया है। वो घोड़े पे बैठ गया और उनका घोड़ा शादी में नाच भी रहा था। चौधरी सही बोल रहा है क्या रहा है? अरे चौधरी सही बोल रहा है क्या? हाँ, तो ये फिशर डायग्राम में स्लाइस कट मत सोच लेना, एक खड़ा घोड़ा होता है। चौधरी ने इशारे इशारे में जवाब दे दिया, खड़ा घोड़ा होता है, टांगे टुवर्ड्स द व्यूअर, मुंडी और पूंछा अवे फ्रॉम व्यूअर। सर मेरे को तो नहीं बताया। तो भाई क्लास तो ली थी चौधरी ने, आइसोमेरिज्म की, सारे बच्चों की ले ली थी। वो शायद अभी भी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी आपके पास, 15 अप्रैल के बाद ही ली थी। तो हैंड आउट भी भेजे ही है आपको, शायद याद भी आ गया होगा आपको। है आ गया आ गया, आदर्श बोल रहा है खड़ा घोड़ा याद आ गया है। बाकी जनता हंसने में लगी है कि सर शादी में बैठ के आए थे। ठीक है भाई, तो इसमें कंक्लूजन पॉइंट यही है कि साथियों फिशर डायग्राम में स्लाइस कट की मत सोचना, क्योंकि वो एक्चुअली टारगेट टुवर्ड्स द व्यूअर और मुंडी पूछा अवे फ्रॉम व्यूअर रहता है। तो मत काट देना, घोड़ा बेचारा सुलट जाएगा। ठीक है ठीक है। अगला सवाल। चलो भाई, हंसते खेलते आनंद के साथ सवालों की लड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अरे ये आज पेज ऐसे क्यों बढ़ रहा है? ये ले भाई। हाँ अगला सवाल देख। अगला सवाल बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड है इसका अल्फा स्पेसिफिक 40 डिग्री है, तो बताओ भाई इसका कितना होगा? तो साथियों जब आप इसका फिशर डायग्राम बनाएंगे तो दोनों OH अल्टी पल्टी जाएंगी, ये भी इसका डायस्टीरियोमर ही मिलेगा। बट मैं बोलूंगा उसका फिशर डायग्राम बना के इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब उसका 40 है, 50 है, 200 है, 500 है, क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलूंगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है। आ रहा है क्या? अरे भाई साहब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है क्या? हाँ, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसका 40 है, 50 है, 100 है, 200 है, क्या फर्क पड़ता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव तो ये तो घुमाएगा नहीं, जीरो आएगा। मतलब वो सवाल ना भी देता ना, ये लैंग्वेज ना भी देता, सिर्फ इसी का डायरेक्टली पूछ लेता, मैं तो तब भी बता देता। राठौड़ साहब, अंकित राठौड़ साहब गूगली फेंका था, सुलट गया क्या? तो जनता इसी में लगी पड़ी है, डायस्टीरियोमर है तो कैन नोट से। अरे ना ना, दिस टाइम वी कैन से एक्चुअली इसमें पीएस आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो वो 0 डिग्री हो गया है। पिछले सवाल में ऐसा नहीं था, मैं दिखा देता हूँ एक बार पीछे वापस। पिछले सवाल में इसमें पीएस नहीं था, वो ऑप्टिकली एक्टिव ही था। एक बार ऑप्टिकली एक्टिव ही था तो वो घुमाएगा जरूर, कितना घुमाएगा मुझे आइडिया नहीं। हर्ष दादी साहब इस सवाल में देखते हैं, तो इस सवाल में गिवन लैंग्वेज से सवाल के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही, कट ही जाएगा पीओएस से, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो 0 डिग्री आ जाएगा। संस्कार बोल रहा बढ़िया खेल गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और दे देते हैं आपको। सवाल को देने से पहले हम एक दिव्य राज आपको बताना चाहते हैं साथियों। बात यह है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए अल्फा स्पेसिफिक फिक्स होता है। पूछो का है? किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए अल्फा स्पेसिफिक फिक्स होता है। ये मैं आज ही बता के आया हूं, मैं नहीं बताया है। मुझे बताइए अल्फा स्पेसिफिक कब डिफाइन होता है? अल्फा स्पेसिफिक डिफाइन होता है कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml और लेंथ 1 डेसीमीटर। इसका मतलब वो रखोगे तभी तो अल्फा स्पेसिफिक आएगा, दैट मींस कांस्टेंट। यानी एक पर्टिकुलर कंपाउंड या पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तो अल्फा स्पेसिफिक कांस्टेंट होगा, उसमें कुछ बदलाव करेंगे जैसे, तो अल्फा स्पेसिफिक तो कोई बदलाव ही नहीं पड़ेगा। समझ आया जी? क्योंकि अल्फा स्पेसिफिक तो डिफाइन ही कहां होता है, अल्फा स्पेसिफिक तो डिफाइन ही कहां होता है? लैंग्वेज पढ़ी इस चीज की, कहां डिफाइन होता है? कंसंट्रेशन 1 ग्राम और लेंथ 1 डेसीमीटर पे, टेम्परेचर और लैम्डा ऑलरेडी फिक्स है। इसका मतलब अल्फा स्पेसिफिक एक बार एक कंपाउंड आ गया तो उसके लिए फिक्स हो जाएगा। हेलो, हाँ बोलो भाई, इतना समझ आया तो आगे बढ़ूं क्या? ठीक है, अब ले सवाल इस पे।
सवाल दे दिया है कि अल्फा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन और लेंथ दे दिया है और पूछ लिया अल्फा ऑब्जर्व, वो शायद निकाल लिया, आसान सा था, अल्फा ऑब्जर्व फॉर्मूला लगा दिया आपने, अल्फा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेंथ, और वो आसान था। पहले पार्ट में कोई तकलीफ नहीं। अब मजा कर रहा हूं। सवाल में बदलाव अब ये हो रहा है कि अगर सॉल्यूशन को, फिलहाल सॉल्यूशन में कितनी वॉल्यूम है, 100 ml है, 100 ml है। अविनाश मीणा साहब, अल्फा स्पेसिफिक फिर से बता देता हूं मीणा जी आपके लिए, दादित साहब भी बोल रहे हैं। अल्फा स्पेसिफिक जो डिफाइन होता है वो कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml और लेंथ जो होती है वो 1 डेसीमीटर के लिए डिफाइन होती है। तो कंसंट्रेशन और लेंथ अगर फिक्स हो गए हैं तो अल्फा स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए तो फिक्स हो चुका होगा ना। हाँ बोलिए, क्योंकि ये तो डिफाइन ही कंसंट्रेशन और लेंथ 1 पे ही डिफाइन हो रहा है। अविनाश मीणा जी को आप चमका है, ठीक है। सवाल से और चमक जाएगा धारित साहब। तो अल्फा ऑब्जेक्ट निकाल दिया मैंने गिवन डाटा से। सवाल आप बोल रहे हैं कि अगर आपने सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो पहले 100 ml हुआ करती थी इसको डाइल्यूट करके 1 लीटर पे ले गए हैं, पहले 100 ml होती थी, अब इसको 1 लीटर मतलब 1000 ml कर दिया आपने, तो बताइए पहला हिस्सा अल्फा स्पेसिफिक पे कोई बदलाव होगा क्या? अल्फा स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि ये तो बताया कि भाई साहब अल्फा स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए फिक्स होता है, पहले भी 5 डिग्री अभी भी 5 डिग्री रहेगा। वॉल्यूम बदलने से कंसंट्रेशन बदलेगी और कंसंट्रेशन बदलने से अल्फा स्पेसिफिक नहीं बदल सकता है, क्योंकि वो तो कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml पे डिफाइन ही है। हेलो, यानी कि अगर आपने वॉल्यूम बदल दिया तो कंसंट्रेशन बदले या ना बदले अल्फा स्पेसिफिक को फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ बोलिए, ठीक है। अब एक और बदलाव कर देते हैं। मान लीजिए इसी सवाल में अल्फा ऑब्जर्व पूछ लेता, वॉल्यूम बदलने के बाद अल्फा ऑब्जर्व पूछ लेता, क्या अल्फा ऑब्जर्व पे फर्क पड़ेगा? अल्फा ऑब्जर्व पे फर्क पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि अल्फा ऑब्जर्व तो कंसंट्रेशन के साथ बदल जाएगी ना। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व कर रहे हो साथियों, अगर आपने वॉल्यूम बदल दिया तो कंसंट्रेशन बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? अल्फा स्पेसिफिक 5 था, 50 ग्राम वो मटेरियल बीकर में था, कहीं उड़ के नहीं गया, बस वॉल्यूम जो 100 ml थी वो अब 1000 ml हो गई है और लेंथ 5 की 5 फिक्स है डेसीमीटर। तो वॉल्यूम बदलने से आपका ये वाला फैक्टर बदल गया है, तो आंसर जो पहले 12.5 आता था वो 1.25 हो गया। सच बोलूं तो वॉल्यूम आपने 10 टाइम्स बढ़ा दी, 100 ml से 1000 ml कर दिया, तो अल्फा ऑब्जेक्ट 10 टाइम से घट गया, 12.5 से 1.25 हो गया। अरे खोपड़ी में गया क्या? गया। प्रियांशु जी, लेंथ डेसीमीटर में ले लिया हमने, 50 सेंटीमीटर को लोग शायद 5 डेसीमीटर कहते हैं। प्रियांशु कहते हैं क्या कि गणित सुलट गया सुले? पता है, पता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। हेलो, बोल ले गुरु भाई, टक टक बोलना, चल फिर आगे सुनना। अगली टर्म हमारी आती है ऑप्टिकल प्यूरिटी भाई। तो पहले तो सवाल बाद में करेंगे, पहले ये तो समझ के ऑप्टिकल प्यूरिटी होती क्या है गुरु भाई। तो पहली बात सुन, ऑप्टिकल प्यूरिटी जो डिफाइन होती है वो होती है मिक्सर के लिए, पहली बात। दूसरी चीज, ऑप्टिकल प्यूरिटी होती क्या वाला है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी मिक्सर जो होता है उसका कितना हिस्सा ऐसा है जो लाइट को घुमाने के काबिल होता है। सॉल्यूशन या मिक्सर का वो हिस्सा जो लाइट को घुमाने के काबिल होती है, उसे उस सॉल्यूशन की या इंडिविजुअल मिक्सर की, इंडिविजुअल कंपाउंड की, इंडिविजुअल सॉल्यूशन की या मिक्सर की ऑप्टिकल प्यूरिटी कहा जाता है। इट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मिक्सर which is able to rotate the PPL is called optical purity, और एक और नाम दे दिया जाता है इसे एनेंशियोमेरिक एक्सिस भी दे दिया जाता है। एक्चुअली ऑप्टिकल प्यूरिटी का ही दूसरा नाम है। ये ऑप्टिकल प्यूरिटी की बेसिक डेफिनेशन है। डेफिनेशन को थोड़ा और फील करना है तो चलिए सवालों से शुरुआत करते हैं। एनेंशियोमेरिक एक्सिस सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल प्यूरिटी का एक दूसरा नाम है, मतलब कल को कहीं सवालों में ऑप्टिकल प्यूरिटी ना देके एनेंशियोमेरिक एक्सिस दे दे तो बुरा मत मान जाना, इसी का नाम है। रामलाल के घर का नाम चिंकू है, मतलब वो घर का नाम है उसका, ठीक है। चलिए, एक हमने व्हीकल लिया और उसमें एक कंपाउंड लिया जिसका डेक्स्ट्रो फॉर्म मैंने 100% ले लिया, कंपाउंड लिया जिसका 100% डेक्स्ट्रो ले लिया है, लीवो जो है उसका लिया ही नहीं। सुशांत साहब, जैसा मैं कह रहा हूं कि एनेंशियोमेरिक एक्सिस सिर्फ उस टर्म का एक दूसरा नाम है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरा नाम ले लिया है, घर का नाम है उसका, ठीक है। सुशांत जी आगे बढ़े, ठीक है, कंटिन्यू। तो एक मैंने बीकर लिया और बीकर में
ओरिजिनल कंपाउंड का 100% डेक्स्ट्रो ही फॉर्म लिया है, लीवो मैंने लिया ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ डेक्स्ट्रो ही लिया है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ डेक्स्ट्रो ही लिया और फिर जब मैंने उसका घोल बना के पोलेमीटर ट्यूब से पास किया और इधर ऑब्जर्व रोटेशन देखा मैंने उसका, तो उसका अल्फा स्पेसिफिक 12 डिग्री मिला, 12 डिग्री मिला, उस सॉल्यूशन का अल्फा स्पेसिफिक 12 डिग्री निकल के आया। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं, ये मैंने बाद में लिखा है साथियों ग्रीन वाला, इसका मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर डेक्स्ट्रो 100% है, लीवो है ही नहीं, तो इस बीकर की ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी है? तो ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होती है? कंपाउंड का वो हिस्सा जो लाइट को घुमाने के काबिल होता हो। तो क्या साथियों डेक्स्ट्रो वाला पूरा का पूरा 100% घुमाने के काबिल है? बिल्कुल है, यानी पूरी की पूरी जितना भी निकल के आएगा पूरा का पूरा ऑप्टिकल प्यूरिटी निकल के आएगा, यानी ऑप्टिकल प्यूरिटी 100% डिफाइन हो गई है। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, इस बीकर में थोड़ी थोड़ी तबाही मचाता हूं, थोड़ा थोड़ा बदलाव करता हूं। मैंने पहला केस क्या लिया, इस बीकर में डेक्स्ट्रो जो था वो मैंने 80% दिया और इसमें 20% लीवो डाल दिया। सवाल तो इतना ही था, डेक्स्ट्रो ये है, लीवो ये है, और अब सवाल सीधा सीधा आपसे ये पूछा गया कि अल्फा स्पेसिफिक कितना हो। इससे पहले छोटी छोटी बातें और पूछ लेता हूं, अल्फा स्पेसिफिक तो बाद में आऊंगा, पहले ये भी पूछ लेता हूं ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी होगी। सवाल का जवाब साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देख के नहीं बोलना है, फील करना है कि वो 60 क्यों आया। व्हाट इज द ऑप्टिकल प्यूरिटी, मतलब आंसर जो मैं पूछूंगा वो सामने दिखाई ही दे रहा आपको। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होती है? कंपाउंड का वो हिस्सा जो लाइट को घुमाने के काबिल होता हो। माहेश्वरी जी ने जवाब दे दिया है कि सर इसका 20% इसके 80% के 20% को तो तबाह कर देगा ना, इसका 20% इस 80 में से 20 को तो सुलटा देगा, क्योंकि इसका एल वाला इसके डी के 20% को तो तबाह कर देगा, एक दूसरे को सुलटा देंगे, तो ओवरऑल तो डी का सिर्फ और सिर्फ नेट तो 60 ही बचेगा ना। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो अभी भी लाइट को घुमाने के काबिल है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी ओपी, ऑप्टिकल प्यूरिटी उसकी 60% आई। 60% ऑप्टिकल प्यूरिटी आई, क्या ये भी एहसास होता है इसके 20 ने इसके 20 को सुलटा है, तो वो जो 40% था वो कचरा हो गया है, वो किधर गया वो कचरा? लोग उसे रेसेमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं, लोग उसे रेसेमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। रेसेमिक मिक्सचर मतलब इसके 20% ने इसके 20% को सुलटा दिया, तो ओवरऑल जो मिक्सचर 40% में ना, दैट इज द रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है जी, तो ये भी देखने का एक नजरिया है कि भाई इससे 60 और 40 अल्टीमेटली आना सो ही है, आना सो ही है। हर्षित शुक्ला साहब बोले सर इसका ऑप्टिकल प्यूरिटी 100 कैसे है? तो शुक्ले ये सुन कि इस डब्बे में कंपाउंड का कितना हिस्सा है जो लाइट को घुमा सकता है, तो पूरा का पूरा 100% ही तो है, पूरा का पूरा अगर 100% है तो पूरा का पूरा लाइट को घुमा सकता है, तो ऑप्टिकल प्यूरिटी 100% आ गई। बदलाव अगले पहले डब्बे में किया है शिवानी जी, तो शिवानी जी बात यह है कि इसमें बदलाव ये किया कि डी 80 ले लिया, एल 20 ले लिया। अब पूछ लिया कि भाई ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी होगी। एक काम करते हैं ना, अपन फ्रेश पेज पे पढ़ते हैं, सवाल को बढ़िया फ्रेश पेज पे लेते हैं, ये यहाँ लेते हैं। चौधरी यहाँ से, अरे नहीं समझ आएगा, तुम सूले जवाब देख देख के और क्या कर देते हो, देख देख के टिपा टापी करते हो। चल यहाँ से करते हैं शुरुआत। एक डब्बा लिया जिसमें डी है वो 100% है, एल जो है वो 0% है। अगर डी 100 है, एल 0 है, तो मुझे बता कि क्या पूरा का पूरा कंपाउंड लाइट को घुमाने के काबिल है क्या? हाँ है। इसका मतलब ऑप्टिकल प्यूरिटी जो आएगी वो पूरी की पूरी 100% निकल के आ गई है, पूरा का पूरा लाइट को घुमाने के काबिल है, पूरा 100%। और माना कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो लेट से जो अल्फा स्पेसिफिक निकल के आया वो आपका 12 डिग्री था, 12 डिग्री था, ऐसा एक डाटा ले लिया है लमसम, प्लस 12 डिग्री, प्लस 12 डिग्री। अब मैं इस बीकर में थोड़े थोड़े बदलाव कर रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट, मैंने डब्बा लिया और इसमें डी ले लिया है 80% और एल ले लिया है 20%। मेरा पहला सवाल तो यही आ गया कि भाई साहब ये बताइए ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी है। ऑप्टिकल प्यूरिटी ये समझ आएगी कि इसके 20 ने इसके 20 को सुटाया होगा, यानी नेट तो जो है वो 60 ही बचेगा, नेट जो है वो 60% ही बचेगा। तो ओवरऑल जो कहानी आपको समझ आएगी कि भाई साहब 60% ही ऐसा है जो रोटेट कर सकता है, तो ऑप्टिकल प्यूरिटी 60%। बाकी ये भी फील आ चुका है, इसके 20 ने इसके 20 को तबाही किया होगा, तबाही किया होगा, तो जो 40% है वो सुलट गया होगा। लोग उसे रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, आरएम बोले तो रेसमिक मिक्सचर 40%। अब अगर सवाल और गहरा कर दूं कि पहले वाले डब्बे का अल्फा स्पेसिफिक अगर 12 डिग्री था, तो बता रहे भैया इसका अल्फा स्पेसिफिक कितना होगा? निकाला गया?
तो वो बचपन में गणित नहीं खेलते थे कि अगर if ऑप्टिकल प्योरिटी इज 100%, if ऑप्टिकल प्योरिटी 100% है, देन अल्फा स्पेसिफिक कितना था, ओरिजिनल कितना था, अल्फा स्पेसिफिक कितना था 12 डिग्री। अगर एक होती तो 12/100, ऐसा मैंने बचपन में गणित पढ़ते थे। फिलहाल ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है 60%, यानी ऑप्टिकल प्योरिटी अगर 60% है तो 12/100 इंटू 60 बता रहा है गणित के बालक कितने आएगा। यूनिटरी मेथड से 7.2 बचपन में खेलता था, क्या रे ये तू एकाकी एकाकी खेलता था, ऐसा पट्टा वट्टा खेल के सुना देगा क्या। यानी कि इस बार जो अल्फा स्पेसिफिक आएगा वो +7.2 डिग्री। अब प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है, कैसा घुमा रहा है, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है, कैसा घुमा रहा है, लीवो रोटेटरी या डेक्स्टो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। चल फिर आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं। मान लीजिए मैंने वही बीकर ले लिया है, वही बीकर ले लिया और इसमें बदलाव करते हैं। डी ले लिया मैंने 60, एल ले लिया मैंने 40। हट से बता दे भाई ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आएगी, ऑप्टिकल प्योरिटी। अब मैं जल्दी जल्दी चाहता हूं, ऑप्टिकल प्योरिटी डी 60 और एल 40, तो इसने 40 ने इसके 40 को तबाह किया होगा तो नेट कितना बचेगा 20%, 20%। इसके 40 ने इसके 40 को साथ छूटा दिया होगा तो नेट 80% तबाह हो चुका होगा, रेसमिंग मिक्सचर 80%। अब अगर आपसे कोई पूछे अल्फा स्पेसिफिक कितना होगा, फिर से यूनिटरी मेथड लगा देगा, क्या लगाना है। अगर ऑप्टिकल प्योरिटी CO थी तो इनिशियली अल्फा स्पेसिफिक कितना था 12, फाइनली कितना होगा 12/100 इंटू अब कितनी है 20%, कितना आ जाएगा 2.4। लक्ष्य जी ने जवाब दे दिया, ये इसका आंसर आ गया है। मान लीजिए एक केस ऐसा ले लेता कि केस नंबर 3 कि डी जो है वो भी 50% ले लिया होता, एल है वो भी 50% ले लिया होता, बता रहा भाई अल्फा स्पेसिफिक कितना होगा। सबने जवाब पहले दे दिया। अरे चौधरी कुछ ना पूछ, ये तो सुलझ गया है, 0 डिग्री बिना करे ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई इसके डी ने इसके एल को तो सुलटा ही दिया होगा, तो लाइट कभी जिंदगी में घूमेगा ही नहीं। बाकी अगर तो कंसेप्ट वाइज जाए तो ऑप्टिकल प्योरिटी इस बार 0% निकल के आएगी, पूरा का पूरा रेसमिक हो गया 100%। यानी जब तू गुणा भाग भी करेगा तो क्या करेगा 12/100 इंटू 0 कर देगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, चल एक काम और करते हैं। मान लीजिए केस नंबर 4 ले लिया मैंने कि डी ले लिया मैंने 30%, एल ले लिया मैंने 70%। ऑप्टिकल प्योरिटी बताइए, ऑप्टिकल प्योरिटी। तो साथियों इस बार अगर ऑप्टिकल प्योरिटी निकालता हूं तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होता है, सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो लाइट को घुमाने के काबिल होता हो। तो इसके 30 ने इसके 30 को तबाह कर दिया होगा, नेट रोटेशन तो 40% दिखा पाएगा ना। हाँ, इसको प्लस माइनस में कुछ 40 नहीं होता है साथियों, ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब वो तो परसेंटेज होता है, कितना हिस्सा। हाँ हाँ, इस बार किसकी वजह से घूम रहा होगा, इस बार मैं बोलूंगा एल की वजह से घूम रहा है बस। लेकिन ऑप्टिकल प्योरिटी के साथ कोई साइन नहीं होता है, दैट इज द परसेंटेज। और बाकी रेसमिक मिक्सचर की चर्चा करूं तो रेसमिक मिक्सचर जो है वो 30 और 30 60 सुलट गया होगा। इस बार जब अल्फा स्पेसिफिक निकालूंगा तो अल्फा स्पेसिफिक निकलेगा 12/100 और ऑप्टिकल प्योरिटी 40 निकल के आया है, तो कितना निकल के आएगा 4.8। बाद में पता चला रहा बाबा ये 4.8 जो आंसर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, नेट रोटेशन डेक्स्टो की वजह से आ रहा है या एल की वजह से, एल की वजह से आ रहा है। यानी कि जब फाइनल आंसर निकाले ना इसके आगे साइन माइनस लगा देना लास्ट में, ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि भाई साहब ये लीवो रोटेटरी है। लास्ट में सवाल को निकालने के बाद कॉमन सेंस से साइन आगे माइनस लगा देना, वो ये फैसला करेगा कि भाई साहब आंसर कैसा आ रहा है लीवो रोटेटरी, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है क्या, समझ आ गया जी। मिनिनल अग्रवाल साहब बोल रहे सर ये अल्फा स्पेसिफिक बदल क्यों रहा है, ये तो फिक्स होता है ना। तो मिनिनल जी बात पूरी नहीं सुनी, अल्फा स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए फिक्स होता है। क्या आपको एहसास हो रहा है इस डब्बे से इस डब्बे में आया तो आपने सॉल्यूशन बदल दिया है। अरे डी और एल है, इसमें एल था ही नहीं, इसमें एल आ गया, तो जब कंपाउंड ही बदल गए तो अल्फा स्पेसिफिक बदलेगा कि नहीं बदलेगा। क्या 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 आपका सेम है सॉल्यूशन, नहीं यार सॉल्यूशन ही बदल दिया है। कंसेंट्रेशन में पोलीमीटर ल्यूब लेंथ वो सब तो बाद की बातें हैं, वो नहीं, आपने तो पूरा कंपाउंड का माल मटेरियल ही बदल दिया। पहले डब्बे के भीतर सिर्फ रामलाल बैठा था, आज रामलाल और श्यामलाल दोनों बैठा है। हेलो, चमक गया, चमक गया। डाउट इज सॉल्व, हट से जवाब आ गया, डाउट इज सॉल्व, क्रिस्टल क्लियर। चल बेड़ो भाई चल पीछे चलते हैं। तो ये मैंने साथियों वहां पर बताने की कोशिश की थी इस पेज में।
ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने अगले पेज पे डिस्कस की हैं। शायद अब अगले पेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने यहाँ पर अब बनाया है। ये सारा का सारा माल मटेरियल पिछले पेज पे भी पड़ा है। समझ आ गया भाई साहब? ठीक है। तो एक्चुअली अगर इसको और देसी में देखें ऑप्टिकल प्योरिटी वाले को, तो इसको अपने एक फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं कि ऐसा समझिए, इसमें एक अलग अंदाज में बता रहा हूं कि ऑप्टिकल प्योरिटी को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल प्योरिटी होती क्या है कि वो डेक्स्ट्रोल माइनस लीवो डिवाइडेड बाय डी प्लस एल इंटू 100, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी आप ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं आप, पीछे के सवालों में देखिए, आप डी और एल का डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं, 60 माइनस 40, ये डिफरेंस ही तो ऑप्टिकल प्योरिटी है। डिवाइडेड बाय कर रहे हैं डी प्लस एल, एक्चुअली वो डी प्लस एल का तो समेशन 100 आएगा, 100 से 100 सुलट जाएगा। आगे मैंने मोड लगा दिया है क्योंकि ऑप्टिकल प्योरिटी के आगे प्लस माइनस का साइन होता नहीं है, दैट इज द परसेंटेज, फिजिकल मीनिंग परसेंटेज होता है। तो बस आप चाहे तो फॉर्मूला लगा दें, मैं तो बोलूंगा फॉर्मूला तो महज एक कोरोमरा केस है, आप तो डायरेक्टली परसेंटेज से फील ही ले लेना भाई। ये 40 इसको तबाह कर देगा तो 20 ही बचेगा, मतलब इधर से फील वाली ज्यादा बेहतर है, उस फॉर्मूले का ज्यादा इस्तेमाल की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। हालांकि जब परसेंटेज दिया हो तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब डाटा ग्राम में दे दिया है या मोल में दे दिया होता है तब आपको जो है वो जरूरत पड़ सकती है। यस वर्धन साहब काफी देर से, मतलब 3-4 बार से शायद ज्यादा ही है, वो बोल रहे हैं सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बता दो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बता दो। तो यस साहब, क्या मैं ऑप्टिकल प्योरिटी छोड़ दूं, मतलब ये जो एक एग्जांपल चल रहा है उसको छोड़ दूं, अभी छोड़ दूं क्या? इल्ला भाई यस का आ गया है और इसको तो छोड़ दे, अब यस वाली बात को बोल लेते हैं। नहीं ना, जो करंट चल रहा है लेट मी कंप्लीट दैट। फिर आप कहते हो सर ऑनलाइन में मास्टर है, मैं गुस्सा आ जाता है, इरिटेट कर देता है। तो भाई ये बता, जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं अब तू बोलेगा सर रोटेशन पढ़ा दो, मैं बोलूंगा अरे भाई मैं ऑर्गेनिक का मास्टर हूं, तो 3 बार फिर लिखेगा सर सेंटर ऑफ मास, सर 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 इनर्शिया इनर्शिया है। गजब करते हो पांडे जी, शुक्ला कहेगा, सॉरी बोलता है, चल माफ किया, मस्त रहे। तो अगला आते हैं भाई, चल। तो कहानी क्या है, मतलब यस हर्ष साहब, जो भी था वो बालक का नाम ही भूल गया, तो हर्ष साहब था। तो जैसे ये खत्म हो जाता है मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन भाई ये तो कंप्लीट करने दे। हाँ तो सुन, तो ये जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअली ये परसेंटेज पे तो मैंने सीख ही लिया है, मतलब वो तो फील लेने वाली बात की, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको डाटा ग्राम में या फिर मोल में दे देते हैं तब एक्चुअली इस फॉर्मूले की थोड़ी जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि ढोकला बोल रहा है चौधरी मेरे को भी मारा करता था, स्क्रीन में घुस के तेरे को भी मारे करे हैं। अच्छा अच्छा। तो देख भाई अगली कहानी सुनो, डी और एल दे रखा, मान लीजिए एक डाटा लीजिए, डी में 5 ग्राम है, एल में 0 ग्राम है और अल्फा स्पेसिफिक उसका 15 है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सवाल बोला, लेट से शुरू करें, मतलब ये गिवन है, ये गिवन है। और अगर ऐसा है तो एल है ही नहीं, तो ऑप्टिकल प्योरिटी ऑटोमेटिकली 100% आ ही जाएगी। क्या बोलता है, ये सवाल है। अब इसमें थोड़े थोड़े बदलाव करते हैं। बदलाव क्या किया कि हमने बीकर में डी 6 ग्राम ले लिया और एल 2 ग्राम ले लिया, और अब पूछ रहा हूँ कि ये जो नया बदलाव किया इसका अल्फा स्पेसिफिक बताइए आप, अल्फा स्पेसिफिक कितना आएगा। मतलब डी और एल दे दिया और अब पूछ रहा है अल्फा स्पेसिफिक बताइए नए का। पहले वाले का अल्फा स्पेसिफिक गिवन आपको कितना है, वो पहले वाले का गिवन कितना है, 15 डिग्री, 15 डिग्री, और सॉल्यूशन नहीं देख रहा, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, इधर आ। तो अब क्या करूंगा, अल्फा स्पेसिफिक निकालने से पहले मेरा एक नैतिक धर्म बनता है कि मैं ऑप्टिकल प्योरिटी निकालूं। ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकालूंगा, डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100, ऐसा करके ऑप्टिकल प्योरिटी निकालूंगा। तो वो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 और इंटू 100 कर दूंगा, तो शायद आपको पता चल गया होगा कितनी आएगी, 50%। ये गणित समझा लिया होगा। ऑप्टिकल प्योरिटी आ गई तो आप वही यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि भाई साहब ऑप्टिकल प्योरिटी पहले 100 हुआ करती थी, तो अल्फा स्पेसिफिक 15 होता था, 1 है तो 15/100, और अभी 50 है तो आप कर ही लेंगे, तो कितना आएगा, 7.5 डिग्री। यानी कि अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी कुछ ग्राम ग्राम में दे दे और अल्फा स्पेसिफिक पूछ ले, सबसे पहले मिक्सर का सबसे पहला नैतिक धर्म बनता है ऑप्टिकल प्योरिटी का है।
ऑप्टिकल प्योरिटी अगर एक बार तेरे हाथ में आ गई ना, फिर तो यूनिटरी मेथड से कर ही देगा कि ऑप्टिकल प्योरिटी 100 थी तो 15 था, 1 था तो 15/100 गुना 50 तो 7.5 डिग्री खट से आ जाएगा क्या? तो ये डी और एल जो है ना भाई साहब, ये रोटेशन है साथियों। डी और एल तो ढोकले साहब बोल रहे हैं सर ये तो रोटेशन है ना, ग्राम में कैसे आ गया? अरे ढोकले साहब, डी वाला जो कंपाउंड है ना, ऐसा कंपाउंड जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उस कंपाउंड की मात्रा हमने 5 ग्राम ली है। डी वाला जो कंपाउंड है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसकी मात्रा हमने 6 ग्राम ली और इसकी 2 ग्राम ली। हाँ ढोकला बोला अच्छा ठीक है ठीक है। तो बस पिछले सवाल में हमें परसेंटेज में गिवन था, तब भी हम ऑप्टिकल प्योरिटी ले रहे थे। आज हमें ग्राम में गिवन है, तब भी ऑप्टिकल प्योरिटी। मान लीजिए एक 4 और एक 6 दे देता, तब भी आसान था। पहले ऑप्टिकल प्योरिटी निकालता, वो 20% आती, 15 डिवाइडेड बाई 100, 50 की जगह 20, लास्ट में पता चलता अरे एल की वजह से है तो माइनस साइन आगे लगा देता। मान लीजिए ग्राम में देता और दोनों ही 5-5 ग्राम देता, शायद अब तो और भी आसान हो गया। बताइए दोनों 5-5 ग्राम देता तो क्या ओवरऑल सुलट गया रहा हेलो, तो 0 डिग्री निकल आता, तो इसका आंसर 0 आ जाता। सही कह रहे हैं। ये छोटा सा था, इसके बाद ये आपकी ऑप्टिकल प्योरिटी वाले सवाल हैं या साफ साफ हो गए जी। ये इसकी जरूरत नहीं है, ये बाजू में लिखा हुआ है। तो ये हमारे ऑप्टिकल प्योरिटी का जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना था वो हमने पढ़ा दिया साथियों। अब बताइए जी हर्षवर्धन साहब, आपका डाउट क्या था? अब मैं आपके डाउट में इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या ग्लूकोज क्या पूछ रहा था शुक्ले? आप पूछ सर। हाउ टू अल्फा स्पेसिफिक रिलेटेड विद यूनिटरी विद ऑप्टिकल प्योरिटी, दादी जी पूछ रहे हैं। दादी जी गणित का सवाल है ये तो, मतलब ऑर्गेनिक तो इसमें कम है। ये देखिए दादी जी, आपके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि ओरिजिनल रिएक्टेंट की ऑप्टिकल प्योरिटी 100 थी और अब इस बार ऑप्टिकल प्योरिटी 60 आई है, तो अल्फा स्पेसिफिक कितना होगा? तो शायद 6वीं या 5वीं क्लास में थोड़ी गणित खेली होगी आपने कि भाई साहब ऑप्टिकल प्योरिटी 100 होती है तो अल्फा स्पेसिफिक 12 थी। ऐसा मैं नहीं, वो 6वीं क्लास का गणित कह रहा था। तो 100 थी तो 12 थी, 1 था तो 12/100, और अब आ गई है 60 तो गुना 60। तो फिर ऐसा गुणा करते हैं तो 0 से 0 जाता है, 12 गुना 6 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 48, 60 और 72, 12 6 के 72 और 10 भी है तो 7.2 आ जाएगा। आपका हो तो ये बीच में मैंने जो डंडी सुलाई है यहाँ पर अल्फाज भी लिखूं कि 1 होता तो यूनिटरी मेथड आता है रे भाई। हे प्राणनाथ आता है। धन्य है धन्य है, ठीक है ठीक है। तो और इसमें कोई डाउट हो तो रिमझिम जी कह रहे हैं सर मजा आ गया, वेट टू एक बार दोबारा बता दो। वेट टू है ठीक है, हंसते खेलते ऐसा एक आधा बार हो जाना चाहिए। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हाँ भाई हाँ, ये यस वर्धन सर, ग्लूकोज फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन। यशवर्धन साहब जो आप पूछ रहे हैं ना ग्लूकोज फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन, उसके लिए हमें एक पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम होगा बायोमोलिक्यूल। मैं शायद ग्लूकोज फ्रक्टोज का आपका डेक्स्ट्रोलिवोरोटेटरी नोमेनक्लेचर समझ रहा था, वो डीएल नोमेनक्लेचर समझ रहा था। वो तो हमारा आइसोमेरिज्म चैप्टर में ही है डीएल नोमेनक्लेचर तो, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं ना ग्लूकोज फ्रक्टोज के वो डाटा वाले, वो तो पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आएगा और वो हम ही पढ़ाएंगे। पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, एक लाइन में नहीं बता सकता उसको, वो पूरा एक चैप्टर है एक्चुअली। ठीक है, तो वो तो हमारा जब बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आएगा तभी उसको खोल पाऊंगा, वरना 1 मिनट में वो खत्म भी नहीं हो सकता है। हाँ उसका डाटा होता है कि भाई वो एक 52 डिग्री घुमाता है और एक 119 डिग्री घुमा देता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, तो वो तो उसके डाटाज है। बट वो जो है वो पूरा बायोमोलिक्यूल में आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और बताइए। तो जैसा जनता बोले सर, वो एक बालक ने बोला सर फिजिकल में आया था, तो अगर फिजिकल में आया भी होगा ना साथियों तो शायद कोई क्वेश्चन के फॉर्मेट में आया होगा, तो वो जो डाटा होता है वो तो जब मैं भी पढ़ाऊंगा तो वो डाटा याद ही करना आपको। हालांकि 2-3 बार मैं बोल दूंगा, 1-2 सवाल कर लेंगे तो डाटा याद हो जाएगा। तो उसमें इतना पैनिक या इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदर्श बोल रहे हैं सर राहुल सर ने पूछा था। अच्छा, तो मिश्रा जी को बताना कि चौधरी पढ़ाएगा लेकिन बायोमोलिक्यूल में पढ़ाएगा। अभी तक तो कोई सवाल में कुछ डाटा आ रहा होगा तो ब्रीद इन और सीधा भीतर ले लीजिएगा। ठीक है, विमलेश जी कह रहे हैं सर फॉर्मूला बेचता सुटा दिया था। ठीक है फिर आसान है। ठीक है, और बताइए।
हाँ भाई साहब, तो ये ऑप्टिकल प्यूरिटी वाला तो इतना ही माल मटेरियल था जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब आप कोई भी डाउट्स मैं आपसे सुनना चाहूंगा। रिमझिम जी कहते हैं कि सर SN1 में मोलिकुलरिटी 1 कैसे, ये तिया जैन ने पूछा है। SN1 में मोलिकुलरिटी 1, तिया जैन सुनिए इसमें। अब मैं इसका जवाब दूं तब तक आप अपने डाउट्स पेंडिंग रखिए, वरना मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अभी आप लिखना बंद करो भाई, लिखना बंद करो। हाँ, जब मैं इसका जवाब दे दूं तब आप अगला डाउट लिख देना, ताकि मैं उसको पढ़ पाऊं, वरना वो खट 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 ऊपर भाग जाएगा। तो पहले तिया जी का जवाब दे देते हैं। तिया जी बोल रहे हैं SN1 में मोलिकुलरिटी 1 क्यों आई। तो तिया जी, SN1 में RDS स्टेप पहली वाली हुआ करती थी। RDS स्टेप पहली वाली हुआ करती थी, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल और केटाइन हुआ करते थे। और वाटर चूंकि सॉल्वेंट था, जनरली RDS स्टेट में ही मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट दो हो गए, तो मॉलिक्युलरिटी एक्चुअली तो दो होनी चाहिए थी। बट वाटर चूंकि सॉल्वेंट था, तो अप्रोक्सीमेट करके उसको काउंट नहीं किया गया मॉलिक्युलरिटी में, और मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई आफ्टर द अप्रोक्सीमेशन। तो इसको सूडो यूनिमोलिकुलर या फिर मॉलिक्युलरिटी 1 कह दिया गया है। तो ऐसा SN1 की बात है। तिया जी, आपका डाउट क्लियर हो गया है क्या? तिया जी, तिया जी, तिया जी, तिया जी, ओके। हाँ हाँ, अब अगला डाउट। सर रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन करा दो। मुझे लगता है कि आज हमें डाउट पे ही फोकस करना चाहिए। जो भी 5-10 मिनट है उसमें मैं डाउट ही पूछ लेता हूँ। रिमझिम गुप्ता कह रहे हैं सर PCl5 का हाइड्रोलिसिस। तो रिमझिम जी, PCl5 का हाइड्रोलिसिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम PCl5 के हाइड्रोलिसिस पे आएंगे, बट फिलहाल नहीं आएंगे, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। ऐसे रेंडमली तो कहीं से कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। तो वो जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है उसके हिसाब से आएंगे। हाँ, हालांकि मैं आपको आइडिया दूंगा PCl5 का, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द PCl5 हम पढ़ाएंगे आपको, बट हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 हमारे ऑर्गेनिक में नहीं हुआ, इनऑर्गेनिक में ही है। सर टॉप मिरर के अबाउट वेजिडेस बताइए, ऐसा बालक ने पूछा, नाम नहीं पढ़ पाया, बट टॉप मिरर के अबाउट वेजिडेस बताइए। तो सुनिए मेरी बात, चलिए ये डाउट ले लेते हैं, इस डाउट को ले लेते हैं। देखिए साथियों, ये अच्छा डाउट लग रहा है मुझे, मैं बता देता हूँ। मैं वो मिरर इमेज वाला आइडिया कि किसी भी कंपाउंड की कितने मिरर इमेज बन सकते हैं, हालांकि जो लोग पहले से जुड़े थे उनको पता था। ये कंपाउंड ले लेते हैं, और यहाँ पर मैंने वेज में क्लोरीन ले लिया है, और यहाँ पर डैश में फ्लोरीन ले लिया है। अब अगर साथियों आप शीशा यहाँ लगाते हैं तो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। वेज वाला क्लोरीन यही है, फ्लोरीन डैश वाला यही है। इसका पहला मिरर इमेज है। एक मिरर इमेज ऐसा भी बन सकता था कि आप शीशा यहाँ लगा दो, तब मिरर इमेज कैसा बनता, क्लोरीन वेज पे यहाँ आ जाए और फ्लोरीन डैश पे यहाँ आ जाए। ये इसका दूसरा मिरर इमेज है। मतलब ये चौधरी समझ लेना, ये चौधरी है, ये जो कंपाउंड है वो चौधरी है। अब चौधरी खड़ा हो जाएगा और शीशा सामने रहेगा तो सामने वाले मिरर इमेज बन जाएगी। चौधरी खड़ा और बाजू वाले दीवार में शीशा लगा तो मिरर इमेज इधर भी बढ़ेगी ना भाई, शीशा मना थोड़ी ना करता है, शीशा तो मिरर इमेज बनाएगा ही। बाद में मुझे बताया कि 3D में कितनी एक्सिस पड़ी है, 3D में कितनी एक्सिस पड़ी है, 3। आदर्श साहब आपका डाउट अच्छा है, आप इसे वापस रिमाइंड करवाना मुझे, जैसे मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो 3D में 3 एक्सिस होती है, 3D में 3 एक्सिस होती है। तो जैसे सामने रखा, बाजू में रखा, ऐसा ऐसा भी तो पता चलता है कि वैसा शीशा ऊपर छत पे भी तो लग सकता था, टॉप मिरर। ये एक्स एक्सिस वाला शीशा है, ये वाई एक्सिस वाला शीशा है, एक ऐसा भी तो हो सकता था शीशा टॉप में लग जाए। तब मिरर इमेज कैसी बनेगी? तब मैं मिरर इमेज तो बाद में बनाऊंगा, पहले मेरे को खुद समझ लेना वैसा कि चौधरी ऐसे बैठा है और शीशा अगर छत पे लगा दिया, फील करने वाली बात है। तो पहले तो बता कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हूं, तो मेरी मिरर इमेज कहां बनेगी, ग्राउंड फ्लोर पे या पहले माले पे? ग्राउंड फ्लोर पे या पहले माले पे? पहले माले पे बनेगी। और पहले माले पे भी जो मिरर इमेज पड़ेगी, उस मिरर इमेज में जो मिरर इमेज के भीतर बैठा, मैं नहीं, मिरर इमेज के भीतर वाला वो चौधरी सीधा बैठा होगा या पलट गया होगा, उल्टा होगा, उल्टा लटका होगा। मेरी खोपड़ी ऊपर, उसकी खोपड़ी नीचे, मेरी टांगे नीचे, इंसान उसकी टांगे ऊपर, उल्टा चौधरी लटका है बेताल की तरह। यानी कि अब तू चौधरी को देखना और चौधरी की मिरर इमेज को देखना, और तू देख रहा 5वें माले से, बिल्डिंग के 5वें माले से। पहले तू मुझे देख, जब तू 5वें माले से ओरिजिनल चौधरी को देख रहा था, तो तुझे चौधरी इंसानों की तरह नजर आ रहा था, जिसकी खोपड़ी ऊपर है, टांगे नीचे है। जो ग्रुप टुवार्ड्स द फिगर होता है साथियों, उसे वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। खोपड़ी तेरी तरफ आ रही थी जब तू ओरिजिनल चौधरी को देख रहा था, तूने बोला चौधरी की खोपड़ी वेज में, वेज में। अब तूने चौधरी की मिरर इमेज को देखा जो बनी हुई है ऊपर से, वो बता, वो चौधरी सीधा था या उल्टा? चौधरी सीधा था या उल्टा?
कैसा था रे? उल्टा, यानी उसकी खोपड़ी ऊपर थी या नीचे? अरे ऊपर थी या नीचे? नीचे। यानी जब तू चौधरी की मिरर इमेज को देख रहा था तो उसकी खोपड़ी तेरे से दूर जा रही थी। बताओ उस खोपड़ी को वेज लिखेगा या डैश? वेज या डैश? डैश। क्या दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर टॉप मिरर के अबाउट मिरर इमेज लेता हूं तो वेज वाला हिस्सा डैश में चला जाता है, वेज वाला हिस्सा डैश में चला जाता है मिरर इमेज में, और ऐसे टांगे जो डैश में थी वो वेज में आ जाती है। कहने का मतलब ये जो कंपाउंड लिया है, अगर साथियों आपने इसका टॉप मिरर ले लिया होता, टॉप मिरर ले लिया होता तो टॉप मिरर के अबाउट फोटो तो ऐसा ही बनता, बट उसमें फर्क ये होता कि क्लोरीन जो वेज में था वो डैश में चला जाता, फ्लोरीन जो डैश में है वो अपनी वेज में आ जाता। पोजीशन नहीं बदलती, क्लोरीन यहीं रहता, फ्लोरीन यहीं रहता, बस वेज वाला डैश में और डैश वाला वेज में। ये इस कंपाउंड का तीसरा मिरर इमेज बना है। यानी किसी भी कंपाउंड के शीशे कहीं भी लगा दो, मिरर इमेज तो बन ही सकती है। बोले तो ये एक ही कंपाउंड के अलग अलग नजरिए से 3 मिरर इमेज बन सकती है, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया है, विजुअलाइज कर लिया है, फील कर लिया है। ठीक है, तो ये डाउट यहाँ पर चमक गया है। ये इस चीज की जरूरत हमें आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पड़ती रहेगी, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे और मैं पूछूंगा बताइए क्या रिश्ता है, तो मिरर इमेज देखना आना चाहिए। तो वो टॉप मिरर के बाद मिरर इमेज ऐसे ही होता है, वेज वाला डैश में, डैश वाला वेज में। हाँ, अब वो एक बालक का डाउट था कि सर, वो बालक का नाम तो मैं भूल गया, आदर्श था शायद, आदर्श था कि पता नहीं कुछ था। उन्होंने ये पूछा था कि सर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो होता है वो क्या हमेशा सेम होता है? गलत बात। ये तो महज एक कोइंसिडेंस हुआ SN1 और SN2 में कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों में ही सेम आ रही है। मतलब SN2 में मॉलिक्यूलरिटी भी 2 और ऑर्डर भी 2, SN1 में मॉलिक्यूलरिटी भी 1, ऑर्डर भी 1। ये तो महज एक इत्तेफाक है, बाकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का आपस में दूर दूर तक कोई भी ताल्लुकात नहीं है। अगर आ भी जाता है तो वो महज और महज एक संयोग कहला जाएगा। ठीक है जी, तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को मिक्स मत कीजिएगा। हम आपको रिएक्शन पढ़ाएंगे जिसमें मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर अलग अलग आएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे। E1CB मैकेनिज्म नाम होगा उसका, E1CB। अभी नाम मत सुनिए, फिर पूछोगे सर E1CB क्या होता है, हम पढ़ाएंगे ना, ठंड रख, ठंड रख। ठीक है, और बताइए। ऋषभ जी बोल रहे हैं सर मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है प्लीज बता दो। तो ऋषभ साहब, जनरली जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन हो या कई बार फिजिकल की भी रिएक्शन आपने देखी होगी, वो एक स्टेप में खत्म हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है उनको अपन एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और अगर सिंगल स्टेप में खत्म हो रहा है तो वही उसकी आरडीएस होगी, मतलब उसी में आपका मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन हो जाएगा। बट जैसे हमारी ऑर्गेनिक में आते हैं कि कई कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो 2-2 स्टेप में हो रही है, कोई 3-3 में भी होंगी, आगे 4-4 में भी हो सकती है। तो ऐसी रिएक्शन जो 3 या 4 या 2 स्टेप में खत्म होती है उनको अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और उसमें मॉलिक्यूलरिटी जो है वो आरडीएस स्टेप के लिए डिफाइन होता है, हर स्टेप के लिए नहीं, आरडीएस स्टेप के लिए डिफाइन होता है। तो जैसे SN1 में जाते हैं तो वो 2 स्टेप में हो रही है, दैट मींस SN1 में जो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगी वो आरडीएस के लिए डिफाइन है। SN2 में जाते हैं तो सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो वो एलिमेंट्री खुद ही है, मतलब आरडीएस में वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलरिटी थी। SN2 में 2 मॉलिक्यूल है, SN1 में 1 ही मॉलिक्यूल आफ्टर द अप्रोक्सीमेशन। तो आदर्श सिंह साहब ने बोला साहब ये हमने काइनेटिक्स में पढ़ दिया है। प्रियांशु जी बोल रहे हैं सर CIP रूल बता दीजिए। प्रियांशु साहब ये थोड़ा डाउट है, बड़ा है, जेन्युइन नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि CIP रूल मैं 1 मिनट में नहीं खत्म कर सकता, बड़ा रूल है, पूरा का पूरा लेक्चर 2 लगते हैं, 1.5 तो लगता ही है, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल विद इन 5 to 7 मिनट्स। और बताइए, सौरभ साहू साहब बोल रहे हैं सर स्लाइस कट कैसे करते हैं? SN1 में स्टेप 2 रेसमाइजेशन क्यों? ये भी अच्छा डाउट है, ढोकले का है ये, और सौरभ जी का भी स्लाइस कट, दोनों ले लेता हूं, पहले मैं ये दोनों क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अगले आ जाते हैं, सुनिएगा साथियों। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन हाइड्रोजन, ऐसा कुछ ले लिया। मुझे बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और बाजू वाले का भी sp2 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन साथियों sp2 है तो ज्योमेट्री आपकी प्लेनर होगी, यानी कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ पेपर में होगा। यानी जो आप कागज पेन कॉपी से लिख रहे हैं वो बुकलेट में ये पूरा का पूरा ऐसा बिछा हुआ होगा, एकदम सोया हुआ है।
प्लेनर है। अब सैंडविच खाया आपने, खाया है क्या? हाँ। सैंडविच में क्या होता है कि ऊपर ब्रेड का टुकड़ा, नीचे ब्रेड का टुकड़ा, बीच में आलू की टिकिया, अगर इसे बीचों बीच से काट दो तो ब्रेड के सामने ब्रेड और बीच वाली टिकिया आधी आधी हो जाती है, इसे सैंडविच कट कहते हैं। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि अगर मैं मोटा मोटा समझूं कि मेरे पास एक ऐसा किताब और उस किताब को इतना मोटा समझ लीजिए, मोटा समझ लीजिए, अगर हम इसको बीचों बीच से काट दूं, जैसे फील लेने वाली बात है, इसको कीबोर्ड को ही पकड़ रहा है, चौधरी इधर से समझा देगा, ऐसा समझ लेना जो बटन ऊपर है वही बटन नीचे है एग्जैक्टली, और ये कीबोर्ड इतना मोटा है। अब उसको ऐसा बीचों बीच खत 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 काटो तो क्या एहसास हो रहा है, जब कटेगा तो ऊपर वाला टुकड़ा और नीचे वाला टुकड़ा, ध्यान रहे सारे के सारे एज इट इज बटन नीचे की साइड है, ऐसा एकदम सिमेट्रिकल है, ये ऊपर भी लाइट जल रही है नीचे भी जल रही होगी, तो जब बीचों बीच से खच 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 काटूंगा तो आधा कीबोर्ड ऊपर आधा कीबोर्ड नीचे, क्या एग्जैक्टली दोनों टुकड़े सेम सेम मिल रहे हैं? हेलो। यानी कि मैं कह सकता हूं इसमें अगर ये प्लेन ऑफ पेपर में है तो इसमें स्लाइस कट मौजूद है, स्लाइस कट मौजूद है। बॉस चौधरी ने उठा लिया, चौधरी ने कीबोर्ड उठाया, कंप्यूटर ना उठाया, पता चलता उसको उठा देगा। तो समझ ले भाई, अगर कंपाउंड प्लेनर है तो खच 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 स्लाइस कट कटेगा। यही बात इस कंपाउंड में भी लागू होती है। क्या होती है रे? बोले तो ये कंपाउंड ऐसा का ऐसा बैठा है, कार्बन कार्बन फिल लेने वाली बात है, कार्बन पे आगे फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन, सारा प्लेन ऑफ पेपर में है। कार्बन कार्बन क्रिकेट की बोल समझ लेना, आगे फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन, जब इसको प्लेन में काटेगा सबसे पहले मिला फ्लोरीन और हाइड्रोजन, खच 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 खच, फ्लोरीन जब कटेगा तो क्रिकेट की बोल समझना, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा हाइड्रोजन ऊपर आधा हाइड्रोजन नीचे, खच 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 करते कार्बन कार्बन भी सुलट गए हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन भी आधे आधे ऊपर और नीचे। क्या आपको एहसास हो रहा? पूरा कंपाउंड जब आपने स्लाइस कट विद इन द प्लेन काटे होंगे, सारे एटम बाइसेक्ट हो चुके होंगे। अगर सारे एटम बाइसेक्ट हो जाते हैं तो हाँ मैं कहता हूं इसमें स्लाइस कट मौजूद है। अगर स्लाइस कट का फील आ गया तो मुझे बताइए इसमें कितने एटम बाइसेक्ट है, कितने एटम बाइसेक्ट हुए हैं? 6 एटम बाइसेक्ट हुए हैं, 6 एटम। स्लाइस कट आ गया यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन यही होती है कि उसमें पीओएस और सीओएस दोनों एब्सेंट होने चाहिए। तो एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल मैंने ले लिया है, इसमें इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहां से जिंदगी में मैंने क्या फैसला लिया कि अगर किसी कंपाउंड में sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाते हैं तो उसमें स्लाइस कट हमेशा आ ही जाएगा। यानी कि जैसे कि बड़ा फोटो लेते हैं, डब्बा बेंजीन का डब्बा और डब्बा ले लिया होता कार्बन का लड़ और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लिया होता। मुझे बताइए क्या सारे एटम या तो sp2 में या sp में है क्या? जितने भी एटम मौजूद है क्या sp और sp2 में मौजूद हैं क्या? sp sp sp2 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 sp2, अगर सारे sp और sp2 में है इसका मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर है। अगर पूरा का पूरा प्लेनर है तो डेफिनेटली इसमें स्लाइस कट जिंदगी में आ ही जाएगा, स्लाइस कट आ ही जाएगा। ठीक है, एक और राज की बात बता दूं, अगर आपने कंपाउंड ऐसा ले लिया होता जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बड़ी चीज अब तो 10 लेवल है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये प्लेनर है। एक राज की बात, sp sp2 से डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन होता है दैट आल्सो लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन, क्योंकि अगर ये sp2 है तो इससे इसे जुड़ना है तो प्लेन में ही रहना पड़ेगा ना। इसका मतलब इसमें भी स्लाइस कट आ जाएगा, इसमें भी स्लाइस कट आ जाएगा। अरे चौधरी कैसे, क्या कर दिया, चमत्कार कर दिया क्या? हाँ देख, इसकी और फील देता हूँ इस एग्जांपल की, देखना। C डबल बॉन्ड C, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर पड़ा है, इस कार्बन को देख, इस कार्बन पे आगे पता चलता है CH3 है, CH3 होगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो इसका प्लेन ऑफ पेपर में बैठेगा, 2 हाइड्रोजन वेज डैश में जाएंगे, एक वेज में जाएगा और एक डैश में चला जाएगा। अब देख, क्या ये सारे एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, सारे एटम प्लेन ऑफ पेपर में है? हाँ, ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो सारे के सारे प्लेन ऑफ पेपर में है। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस कॉपी से ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये प्लेन है, इससे ऊपर हाइड्रोजन है। ये जो डैश वाला हाइड्रोजन है इस कॉपी के नीचे की साइड में है। यानी अब जब स्लाइस कट काटेगा क्या कट जाएगा रे? अरे अब जब स्लाइस कट काटेगा क्या कट जाएगा? हाँ, अब भी जब स्लाइस कट काटेगा तो सारे एटम आधे आधे बाइसेक्ट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन ऊपर उस हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा। हाइड्रोजन कहने का मतलब, हाँ साथियों, अभी भी इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा? विद इन प्लेन वाला, जिसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन नहीं कटेंगे, ये ऊपर रहेगा और ये हाइड्रोजन नीचे रहेगा। बाकी कंपाउंड खच 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 करता रहेगा। ठीक ठीक फील आ गई तो मुझे बता दो, जब आपने इस कंपाउंड को स्लाइस कट काटा होगा तो
कितना एटम बाइसेक्ट हुआ है, कितना एटम बाइसेक्ट हुआ है, 2 2 4 और 3 7 एटम बाइसेक्ट हुआ है साथियों। तो आज के बाद ये गांठ मैंने मान ली कि अगर कंपाउंड में sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले ही एटम मौजूद होते हैं तो वो हमेशा प्लेनर होता है, प्लेनर होता है तो स्लाइस कट आ जाएगा। एक नई चीज सीखी, sp और sp2 वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन होता है वो भी उसी प्लेन में लाई करता है, मतलब उसमें भी स्लाइस कट आ ही जाएगी। ठीक है जी। तो ये तो पीओएस सीओएस वाली फील लेने वाली बातें थी। देखिए ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं है, आप चाहो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओनली स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल कन्फर्मर उन सब को छोड़िए, सिर्फ ऑप्टिकल 45 लेक्चर तक पढ़ाया जा सकता है, 45 लेक्चर्स। ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं है वो, बट सुना है कि हमें जेई में दाखिला लेना है तो जेई रिलेवेंट चीजें ही। हाँ, आपको और ज्यादा आनंद आता है तो कॉलेज में जाना, और अगर आपकी केमिकल ब्रांच आएगी तो आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। तो कितना भी लेक्चर पढ़ाया जा सकता है, वो सीमाएं नहीं है, बट हमें टू दी पॉइंट जेई के सिलेबस पे फोकस करना है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितनी हमें जरूरत है। बाकी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना तो कॉलेज जाना भाई, उधर करने का उधर करने का, अभी तो उस कॉलेज में दाखिला करने का, तो उतना पढ़ने का जितने में दाखिला हो जाने का। ठीक है रे, बाकी सुबह कॉलेज में जाने के बाद पढ़ता पढ़ता कोई नहीं है, सब पढ़ाई से मोमा ऐसा ऊपर उठ लेते हैं, आते तो उठ ही लेते हैं। और बताइए जी सर, ऑड इवन स्पाइरो पाई बॉन्ड समझा दीजिए एक बार। तो उसमें कहानी ये है, वैसे वो बता चुके हैं हम आपको कि जीआई के लिए ऑड सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो अकेला क्यूमिलीन हो या अकेला स्पाइरो हो, और ओआई के लिए इवन सिस्टम होना चाहिए, बशर्ते दोनों टर्मिनल पे जो है वो ग्रुप आपके अलग अलग हो। ठीक है जी, तो वो जीआई और ओआई वाली बातें हैं। डोकले जी बोल रहे हैं सर मेरे डाउट नक्की हैं, मैं क्लास छोड़ दूं क्या? डोकले जी अगर आपके सारे डाउट क्लियर हैं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, कोई नहीं है, आपको सारे क्लियर हो चुके हैं। सर SN2 में मैकेनिज्म में कायरल सेंटर होने पर ही इन्वर्जन एडिशन होता है, ये बात अच्छी पूछी सर। SN2 रिएक्शन में क्या कायरल सेंटर होने पे ही इन्वर्जन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? नहीं साथियों, SN2 रिएक्शन में जो बैक साइड अटैक होता है ना, उसका मतलब ही होता है इन्वर्जन, उसका मतलब ही होता है इन्वर्जन। तो वहां कायरल सेंटर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कायरल सेंटर होगा तो आप ये बोल देंगे रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। बाकी जो बैक साइड अटैक होता है उसका टेक्निकल नाम ही होता है इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन। ठीक है जी, तो उम्मीद है साथियों काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। बाकी अगर फिर भी कोई एक आधा डाउट रह जाता है तो भाई व्हाट्सएप जिंदाबाद, व्हाट्सएप जिंदाबाद। समझ गया जी, ऑल क्लियर है, जैसा कि प्रिंस तिवारी जी बोल रहे हैं सर काफी सारे क्लियर हो गए हैं, तो अच्छा है, अच्छा मस्त है। फिर कभी मौका मिलेगा अपने को और अपन पढ़ते पढ़ते ऐसा होगा कि आज थोड़ा रुक लिया जाए, सुकून में जिया जाए, तो फिर से कभी एक लेक्चर 2 लेक्चर अपन रिवीजन के लिए निकाल लिया करेंगे। मतलब मैं ये मानता हूँ कि 2-3 वीक पढ़ाने के बाद एक लेक्चर रिवीजन बनता है, तो वो अपन कर लिया करेंगे, मतलब हर 5-6 लेक्चर के बाद एक एक रिवीजन कर लिया करेंगे। सही आइडिया है, इससे ठहरने का आनंद भी मिलेगा, डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। चलिए, तो हैंड आउट भेज देता हूँ साथियों में। हाँ जी, वो एक पूछ रहे साइक्लोएल्केन में नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालते हैं? तो गजोदर भैया उसमें ड्रो एंड चेक करना पड़ता है, कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है आपका, ड्रो एंड चेक, ड्रो एंड चेक। हालांकि ये पीडीएफ तो साथियों मैं आपको पहले भी व्हाट्सएप में भेज चुका था, वो ऑप्टिकल प्योरिटी के नाम से, बट फिर से भेज देते हैं, ये लीजिए साथियों, भेज दिया है। हो गया क्या रे? जनता बोलिए सारे लिखे हुए हैं, लिखे हुए तो मस्त रहना, मुस्कुराते रहे, हंसता रहे। और इस बार जो टेस्ट है, अब देखो भाई टेस्ट का सिलेबस तेरे अनुकूल है, ये है छोटा सा है, आइसोमेरिज्म हल्का सा है, क्या कोई एक आधा बेसिक क्वेश्चन को मैं बोलूंगा ना भी पढ़ेगा ना तू तब भी कर लेगा। ध्यान देना किधर 12th वाले हिस्से पे रिएक्शन मैकेनिज्म में कहां तक केसीपी टीसीपी तक बिगड़ देगा कह रहा है, अरे बिगड़ देगा क्या, पक्का बता रहा है बन्नाट, चल फोड़ फाड़ मचा देना। बेस्ट ऑफ लक सभी बालकों को, तहे दिल से सुकून से एग्जाम देने जाना। हाँ, एक सलाह मैं देना चाहता हूँ साथियों, जब संडे को आपकी एग्जाम होती है, कितनी बजे होती है संडे को एग्जाम, कितनी बजे होती है?
9 बजे होती है। तो मेरा यह मानना है कि शनिवार की रात को 11 बजे 12 बजे जितना भी तू पढ़ रहा है 12 बजे तक बस मैक्सिमम है, फिर किताब छोड़ देना। सुबह उठ के किताब को छूना भी नहीं है। रात को जब आम दिनों में तू 7 घंटे 6 घंटे सोए, शनिवार की रात तुझे 8 घंटे सोना है। कितने घंटे? 8 घंटे सोना है। सुबह उठ के किताब को छूना भी पाप लगेगा। चौधरी की ये सलाह मान के जा। बस इस टेस्ट में ये एक्सपेरिमेंट कर ले, देख तेरा परफॉर्मेंस में सिल्ली मिस्टेक नहीं होंगी। ये दावा है मेरा, क्योंकि नींद सुकून लेके जाएगा ना तो एकदम ठंडे पानी की तरह एग्जाम हॉल में बैठेगा ना, कंप्यूटर पे बढ़िया से एग्जाम देगा, फिर उसमें तेरे को तकलीफ नहीं होगी। एक एक बार ये ना, ये मेरा मान ले भाई साहब की एग्जाम हॉल से पहले जो है 3 घंटे 4 घंटे पहले किताब छूनी नहीं है। रात को 12 बजे से ज्यादा लेट मत करना। 12 बजे सो जा, सुबह भन्नाट 6 बजे 7 बजे खड़ा हो भाई साहब, एकदम बढ़िया नाश्ता कर, बढ़िया एकदम आनंद से हंस खेल, और फिर 9 बजे बोला आन दे, फिर सवालों को लगाते रहना। हाँ, बीच में एक ब्रेक भी मिलेगा 12 से 2 के बीच में, उसमें भी अपने को कुछ नहीं पढ़ना, चिल्ल मार के खा के फिर घंटे भर सो जाना है। बोले तो मस्त रह के पेपर देना ठंडे पानी की तरह। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, जब तू पेपर दे रहा होगा तो अक्सर तूने ऑब्जर्व किया होगा 3-4 सवाल किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है, जैसे फिजिक्स में ले ले, पहले 3 सवाल ऐसा आया गया कि पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, तू बेहोश हो गया। फिर चौथा वाला जो हलवा पड़ा ना लल्लू, उसको करने की तेरे में हिम्मत ही नहीं बची। तो ध्यान रखना, जब भी 2 सवाल 3 सवाल लगातार ना हो, सोच लेना भारी वाले हैं, अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। ये तेरा तजुर्बा है, जब तू 11वीं क्लास में था या अब तक टेस्ट नहीं है, कभी भी एग्जाम उनसे बाहर आया होगा, 5 सवाल जो तेरे से नहीं बने थे, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग में लोगों से डिस्कस किए थे, तो पता चला शुभ्रों के 3 या 4 तो उनके भी नहीं बने। मतलब जो तकलीफ एग्जाम हॉल में तेरे को जिन सवालों में हो रही थी, तूने बाहर आके लोगों से डिस्कस किया तो उनको भी हो रही थी। यहाँ से बड़ा एनालिसिस निकाला कि भाई साहब जिंदगी में जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो तो 80% जनता के साथ वही हो रहा है। सच बोलो तो जिंदगी में भी यही होता है। 10% सुपर टैलेंटेड, 10% आउट ऑफ रेस, बाकी 80% जनता मेरे जैसी होती है। जिंदगी में जहां जो तकलीफें मुझे महसूस हो रही है, समझ लेना बाकी के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। ऑनलाइन में अगर मुझे थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है, मजा नहीं आ रहा, तो समझ लेना सब कुछ उल्टे में, सब सलटे हैं। तो बस ये समझ लेना कि साहब अगर एग्जाम हॉल में 3-4 सवाल मेरे से लगातार नहीं बनना है, तो अपने दिल को कैसे समझाना है, कॉलेज वेल, आगे बढ़, हमसे नहीं किसी से नहीं, ऐसा करता रहा, आगे बढ़ता रहा। चमक गया क्या रहा, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। बोले तो एग्जाम हॉल में ऐसा अक्सर होता है। सच बोलूं तो हम ये मान के चलते हैं, हम भी चलते हैं और यही वाला भी चलता है कि बीच में कभी शुरू में दे देते हैं 2 भारी सवाल 3 भारी सवाल और कमर तोड़ देते हैं। फिर चौथा जो था ना एकदम लल्लू हलवा पड़ा रहता है, गुगली पड़ी रहती है एकदम, मतलब उठाते ही 4 नंबर है उसमें। बट वहां तक पहुंचने के लिए नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए, जो पहले 3 सवालों में कमर तोड़ चुका है। तो जेई का जो एग्जाम होता है ना साथियों, नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस भी चेक करता है आपका। टूटना मना है, बिखरना मना है। बिखेर देंगे। फोड़ देगा क्या रे? अरे बोल रहा फोड़ देगा क्या? पक्का? चल फिर मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे से लेके आना, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। चलिए साथियों, राधे राधे।